जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है राकेश मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले वीडियो जो था मेरा लेक्चर वो मेरा पहला वीडियो था और व्याकरण का आज हम लोगों का दूसरा क्लास है ना। और इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग भाषा के बारे में, उसके प्रकार के बारे में सीखे, भाषा क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में सीखे, फिर व्याकरण को देखें, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, भाषा का ही जो अगला टॉपिक है व्याकरण के बाद हम लोग उसमें और चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पांस लिया है और इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रखें और हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपको भी साथ में लेकर के बढ़ते रहेंगे। हम आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर, चलिए ठीक है। आइए हम लोग कल जो है कि कहाँ तक चर्चा कर लिए, तो बोलोगे सर हम लोग स्वर तक चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, व्यंजन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्वर, हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। कल थोड़ा सा मिस हो गया था, है ना, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 स्वर। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। ये 11 स्वर निम्नलिखित हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 11 स्वर के वर्ण ओ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्ग उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये आपका 11 स्वर है, ठीक है। आइए हम लोग आज व्यंजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है। व्यंजन का जो उच्चारण होता है, बिना स्वर की सहायता से आप व्यंजन की उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में कुल 36 व्यंजन यानी कि 36 व्यंजन होते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में कुल 36 व्यंजन होते हैं तथा अ के उच्चारण के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। यानी कि ये जो उच्चारण अ है, कोई भी व्यंजन आप जब उच्चारण करो उसमें अ आएगा नहीं, ठीक है। कोई भी व्यंजन ले लो, उच्चारण करो तो उसमें क्या आएगा, तो बोलोगे सर अ आएगा ही, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ व्यंजन को भी देख लेंगे, ठीक है। इसके 3 भेद होते हैं। ये जो व्यंजन है इसके 3 भेद होते हैं। कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो 3। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन जो है क, ख, ग, घ, अंगो। अब देखो मैंने बताया कि व्यंजन का जो उच्चारण जब आप करोगे, व्यंजन का जब उच्चारण करोगे तो अ का उसमें प्रयोग होगा ही। जैसे कि क बोलो, क क क क क लगातार बोलते रहो तो उसमें देखो आपको क्या सुनाई दे रहा होगा। जब आंख बंद करके सुनोगे तो उसमें अ का उच्चारण सुनाई देगा आपको, ठीक है। अ का ध्वनि सुनाई देगा। तो इसी तरह बोला गया है कि अ के बिना आप स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पर्श व्यंजन है आपका, यहाँ से क्या है, यहाँ तक आपका स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ये य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो बोलोगे सर अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी, तो बोलोगे सर ऊष्म व्यंजन की संख्या 5 है, जो है छ, त्र, ज्ञ, ड, ढ, ठीक है। ये 5 क्या है, तो बोलोगे ऊष्म व्यंजन है। आइए अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं संज्ञा पे, ठीक है। आखिर संज्ञा क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट करना है कि संज्ञा क्या होती है। बोर्ड के बिना देखे आपको कमेंट करना है संज्ञा के बारे में। आप क्या जानते हो कि संज्ञा क्या है, ठीक है। संज्ञा क्या है, आप क्या जानते हो इसके बारे में, क्या जानते हो, ठीक है। इसके बारे में आपको चर्चा करना है और बताना है कि संज्ञा क्या है। आइए देखते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति ले लो, कोई भी स्थान ले लो, उसका जो नाम होगा वही संज्ञा होगा। जैसे में आप ले लो, बोलो कि राम क्या है, राम जो संज्ञा है,
स्थान का ले लो, पूर्णिया क्या है, संज्ञा है, ठीक है। वस्तु ले लो, कुर्सी, टेबल, ठीक है, मग, तो ये सब क्या है, बोलोगे सर संज्ञा है। जैसे कि आप देख सकते हैं राम, भारत, गंगा, नारी, बहन आदि, ठीक है। ये सभी जो आप देख रहे हो, राम, भारत, गंगा, नारी, बहन, क्या है, ये सब क्या है, तो बोलोगे सर ये सब क्या है, तो संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कुल 6 भेद होते हैं। अब संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा में कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होता है आपको कमेंट करना है, ये 6 भेद आपको कमेंट करना है, ठीक है। 3, 4, 5 और 6, ये 6 भेद जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये कौन कौन से 6 भेद हैं संज्ञा के हैं, ठीक है। आइए हम लोग 6 भेदों को आराम से बारी बारी से पढ़ते हैं, ये 6 भेद कौन कौन से हैं। पहला भेद है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको कमेंट करना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, ऐसा शब्द किसी एक व्यक्ति, ऐसा शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, ठीक है। जैसे राम, ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे क्या है, गंगा, गांधी, दिवाली, राम, भारत, सूर्य। राम, राम क्या 2 हो सकता है क्या, नहीं। गंगा कितना हो सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति का, एक का बोध हो, क्या हो, एक का बोध हो, ठीक है। सिर्फ एक का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अरे सिंपल है यार, जिस शब्द से कोई शब्द लिखा हुआ है जिससे एक व्यक्ति का बोध हो, सिंगल, बस एक व्यक्ति का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में गंगा, गांधी, दिवाली, राम, भारत, सूर्य। सूर्य की बात करो, क्या सूर्य 10 होता है क्या, सूर्य की संख्या 5 है क्या, नहीं, सिर्फ एक है। ये तो सूर्य क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब आओ जातिवाचक संज्ञा। जिनसे एक प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, ऐसा नाम जिनसे एक प्रकार की, कितना प्रकार का, तो सिर्फ एक प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति, यानी कि कोई नाम लिए, वो या तो वस्तु का नाम हो सकता है या फिर व्यक्ति का नाम हो सकता है। यानी कि यहाँ पे लिखा गया वस्तु या फिर व्यक्तियों का बोध हो, सिर्फ है, जिससे वस्तु या फिर व्यक्तियों का पता चले, तो उसे क्या कहेंगे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जैसे में आप बोलोगे तो उसे, जैसे बकरी, घर, नदी, जानवर, पहाड़, कंप्यूटर, ये सब क्या है, तो बोलोगे सर जातिवाचक संज्ञा है ये सब। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो। समूहवाचक संज्ञा, सीधा समूह सुनते ही, समूह का मतलब क्या होता है, ग्रुप। समूह का मतलब ग्रुप, एक इकट्ठा होना, ठीक है। जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, तो बोलोगे उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में देखो रैली, सेना, झुंड, कक्षा में जब आप पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक झुंड होता है, वहाँ पे एक स्टूडेंट का भीड़ होता है, छात्रों का भीड़ होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। बारात आप जाते हो, अपने भाई का बारात जाते हो, ठीक है, तो वो बारात जो होता है वो क्या होता है, एक समूह होकर के जाता है, समूह यानी झुंड बन के जाता है। अगर आप सिंगल जाओगे बारात तो समूह नहीं होगा, झुंड नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे में कोई भीड़, बाजार गए वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, मेला गए वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, तो ये सब क्या है, बोलोगे सर ये सब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा का। आइए अब चौथा नंबर देखते हैं कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसी वस्तु जिन्हें नापा या तौला जा सके, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी वस्तु को कहेंगे जिसे नापा या तौला, आसानी से आप नाप सकते हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना को आप माप सकते हो, आलू ले लो, ये सब, जिन सभी चीज़ों को आप माप सकते हो। अब पानी को आप नहीं माप सकते हो, समुद्र में जाओ तो पानी को नाप लोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो
जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी वस्तु जिन्हें नापा या तौला जा सकती है, जैसे पानी को भी माप सकते हैं आप, लकड़ी, ठीक है, तेल, लोहा, मिट्टी, खाद या उर्वरक आदि, यानी इन सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, आसानी से माप सकते हो, तो इसे क्या कहेंगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, आइए 5वां नंबर देखते हैं, संख्यावाचक संज्ञा क्या है। तो संख्यावाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे में दर्जन, जोड़ा, 5,000, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5,000 लगातार इत्यादि। दर्जन की बात करते हैं तो उसमें संख्या का आता है, जैसे दर्जन बोलते हैं तो बोलते 12 का दर्जन। अच्छा 12, कोई भी केला लेने गए, बोलते भैया 1 दर्जन दे दो, तो वो क्या करता है, उठा के क्या मतलब ऐसे ही क्या, नहीं, वो काउंट करता है, 1 2 3 4 12 केले आराम से आपको तोड़ के देते हैं वो, तो वो क्या होता है, तो 1 दर्जन। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो संख्या का बोध हो रहा है, और संख्यावाचक कहेंगे चीज को। ठीक है, और जोड़ा मतलब क्या होता है, तो दो आदमी का बोध हो रहा है, 2 संख्या का बोध हो रहा है। 5 की बात करें तो 5 का बोध हो रहा है। ठीक है, 1000, 1000, 2000, 10,000, 1, ठीक है, तो इस तरह से आराम से हजारों का बोध हो रहा है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। अब ये मत समझ लेना वो जो लड़की लोग भाव खाती है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, या लड़के भाव खाते हैं वो भाववाचक संज्ञा नहीं, यहाँ पे कोई और भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे मम, ठीक है, ममता, यहाँ पे ममता, बूढ़ा यहाँ पे साथ में है, ममता, बूढ़ा, बुढ़ापा, क्या है, दूरी, ठीक है, दूरी, ठीक है, यहाँ पे इत्यादि, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा जैसे कि ममता में क्या होता है, भाव होता है। ठीक है, हम किसी पे मतलब किसी को पीट दिए, ठीक है, हम लोगों को बाद में एहसास होता है कि यार हमको मारना नहीं था, अंदर से फील होता है, थोड़ा सा भाव मतलब प्रकट होता है कि हमको मारना नहीं चाहिए था, ममता आता है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद जैसे बुढ़ापा का क्या है, बुढ़ापा क्या है, यही तो भाववाचक। आई होप कि यहाँ तक समझ में आएगा, और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, आगे है सर्वनाम। क्या है, तो सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं, आइए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द, ठीक है, जो शब्द संज्ञा के साथ, यहाँ पे क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, यह, वे आदि क्या है, ये सब क्या है, बोलोगे सर ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद, अब बताना सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बोर्ड पे देख करके मत बता देना कि सर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो बोलोगे सर 6 भेद। अगर जानते हो तो बताना, अन्यथा ये कमेंट करना कि सर मुझे नहीं पता। चीट करोगे तो मेरा क्या है, खुद कहीं कुछ डूबोगे लेके। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। आइए इन 6 भेदों को हम आराम से बारी बारी से पढ़ते हैं। आइए हम इन 6 भेदों के बारे में जानते हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक संज्ञा। पहला क्या है आपका पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक पुरुषों या स्त्रियों के नाम के बदले प्रयोग में आते हैं, जैसे मैं, हम, उत्तम पुरुष। ठीक है, तुम, तू, तुम, आप, मध्य पुरुष। ये तू, तुम, आप क्या है, ये मध्य पुरुष है। वह, वे, यह, ये क्या है, अन्य पुरुष है। ठीक है, वे बोलते हैं तो किसी अन्य का पता चलता है। ठीक है, जब हम बोलते हैं हम, मैं,
ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि उत्तम पुरुष यानी खुद का, और तुम तो मध्य पुरुष, तुमको लगता है कि कोई और है, तुम मध्य पुरुष का। और जैसे बोलते हैं कि वह से किसी का पता नहीं चलता है कि वह कौन हो सकता है, वे, ये, ठीक है, यह, तो ये सब क्या हो सकता है कि ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में वक्ता के पास दूर की किसी वस्तु या बोध होता है, किसी वस्तु का बोध होता है। जैसे यह कोई नया काम नहीं, यह कोई नया काम नहीं, रोटी मत खाओ जली हुई है। निश्चयवाचक सर्वनाम में वक्ता के पास दूर की किसी वस्तु का बोध होता है। रोटी मत खाओ, वह जली हुई है। यह कोई नहीं, ये काम नहीं, यह कोई नया काम नहीं। इससे क्या होता है, बोलोगे सर पास दूर की किसी वस्तु का बोध हो रहा है। अब आइए देखते हैं तीसरा नंबर में क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चय या व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ आदि, क्या हो जाएगा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। तो परस्पर संबंध बतलाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। परस्पर संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सोया सो खोया, जो सोएगा वो सोएगा। यहाँ पे क्या बता रहा है, तो परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो सोएगा वो खोएगा, जो जाएगा सो पाएगा, ठीक है, जो जागेगा सो पाएगा। तो ये सब क्या है, तो बोलोगे सर ये सब संबंधवाचक, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है एक बार देख लेते हैं। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरे ये क्या है आपका पांचवा, ठीक है, ये 5वां नंबर है और ये आपका 6ठा नंबर है, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्यों के प्रश्नवाचक भी बनते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन आदि, ये सब क्या है, तो बोलोगे सर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम में वक्ता स्वयं का ही उल्लेख, ठीक है, करता है। उदाहरण, अपनों से बड़ों का आदर करो, अपनों से बड़ों का आदर करो, मैं अपने आप ही चला आया था, इत्यादि। ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और धन्यवाद। इसी तरह आप अपने प्यार को बनाए रखें और हम आपके लिए कुछ लाते रहेंगे और आपका तैयारी होता रहेगा धीरे धीरे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।